हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। और बैक्टीरिया एक सेल होती है। तो सेल क्या होता है? सेल जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर, या तो एक सेल का बना होगा या तो एक से ज़्यादा सेल का। अब सेल हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं मेन, अगर हम करें डिवाइड इसको। तो पहली टाइप है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते हैं। उनके ऊपर एनवेलप कोई भी नहीं होता है, कोई आउटर कवरिंग नहीं होती सेल ऑर्गेनल्स में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो पूरी डेवलप सेल होती हैं। उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे और उनके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो सिंपल सेल होती है, और बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप होता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। तो बैक्टीरिया का अगर हम साइज़ की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 8 माइक्रोमीटर तक की होती है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम बैक्टीरिया की, तो उसको दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। एक तो जो सेल वॉल के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सेल वॉल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होंगे वो इंटरनल होंगे, और सेल वॉल के बाहर जो होंगे, सेल वॉल के बाहर, तो वो होंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। सो अब देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहले आता है फ्लैजिला। ये आपको जो फ्लैजिला दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला है। और उसके बाद आती है पाइली या पिलाई, जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे छोटे छोटे एकदम स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो फ्लैजिला छोटे होते हैं। फिर इसके बाद आता है कैप्सूल। कैप्सूल ये जो हमारी हार्ड कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में जो ये लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। उसके बाद आते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स, जैसे कि हैं सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, इंक्लूजन, मीजोसोम्स, न्यूक्लियर मटेरियल, एंडोस्पोर्स। तो सभी को एक एक हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन में पढ़ेंगे फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनका मेन काम होता है लोकोमोशन करना, एक जगह से दूसरी जगह को बैक्टीरिया को ले जाना। जैसे इंसान में पैर होते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है चलने के लिए। और इनका जो साइज़ होता है वो 10 से 20 नैनोमीटर डायमीटर में होता है, और 3 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। और ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव। और फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पोलर है होगा या तो लेटरल। पोलर का मतलब अगर बैक्टीरिया के अपर साइड या लोअर साइड में, ऊपर नीचे अगर कोई भी फ्लैजिला है तो उसको हम पोलर बोलेंगे। और लेटरल का मतलब कि अगर साइड में प्रेजेंट है, अगर इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे लेटरल। अब फ्लैजिला के तीन टाइप हैं। फ्लैजिला के पार्ट बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जितना भी पार्ट हमारा यहाँ से फ्लैजिला राइज होता है, निकलता है सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो निकला होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर सेल वॉल के बीच में जितना ये बीच का स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम बेसल बॉडी। और उसके बाद यहाँ पर जो इतना पार्ट होगा वो होगा हुक। हुक उसके बाद होगा फिलामेंट। जो हुक का काम होता है वो बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करके रखना। इस बैक्टीरिया में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट हैं उसके बेस पे बैक्टीरिया को चार टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के एक साइड में सिंगल पोल में कोई एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी एक बैक्टीरिया हो और उसमें एक साइड फ्लैजिला एक प्रेजेंट, तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। उसके बाद अगर बैक्टीरिया है उसके दोनों एंड में ऊपर नीचे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं दोनों साइड। और उसके बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब है कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला हैं वो एक गुच्छे के, एक से ज़्यादा जब हो गुच्छे में हो एक तरफ एक एंड पर, तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। फिर इसके बाद आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीन्स फ्लैजिला अगर बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पे पाए जा रहे हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हर साइड, तो उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। अब इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है पाइली या फिम्बरी जिसको बोलते हैं।
तो पाइली जो होते हैं वो फ्लैजेला से छोटे होते हैं और इनका काम लोकोमोशन का नहीं होता है। पाइली का काम लोकोमोशन का नहीं, सिर्फ किसी भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं अदर सेल को। जैसे ह्यूमंस में बहुत सी डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया अगर वो कंटामिनेटेड फूड वाटर से हमारी बॉडी में आते हैं, तो अगर फूड इंटेक करेंगे उसके साथ बैक्टीरिया हैं, तो हमारी जो स्टमक होगी, जीआईटी होगी, उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे तो उससे वो चिपक जाते हैं पाइली के थ्रू। पाइली का काम इतना सिर्फ है। और पाइली का एक दूसरा भी काम है कि ये फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा तो ये पाइली के थ्रू अटैच होगा और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा और इसमें रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, इससे रिप्रोडक्शन भी होता है। अब इसके बाद आती है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के समय इसके अंदर से कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट के कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि इसकी लेयर के ऊपर अटैच हो जाते हैं, सेल वॉल के ऊपर निकल के अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अगर वो कैप्सूल हमारी एकदम हल्की लेयर बना रही है हमारी बैक्टीरियल सेल के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर वही स्लाइम लेयर ज़्यादा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बना लेगा, कठोर स्ट्रक्चर बना लेगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, और ये प्रोटेक्ट करता है। और इसका काम होता है कि बैक्टीरिया को के लिए जो भी हानिकारक चीज़ हैं उनसे उसको बचाना, बैक्टीरियल सेल को WBC से, RBC से। और एंटी बैक्टीरियल जो एजेंट होते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, उनसे भी बचाती है। देन अब इसके बाद आती है 4 नंबर पे सेल वॉल। सेल वॉल का जो होती है एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होती है, बहुत कठोर स्ट्रक्चर होती है। सेल की वॉल में दीवार सेल को जो प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब मीन्स प्रोटीन की और ग्लूकोज की, और इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन का, बैक्टीरियल सेल को ये बचाता है फिजिकल डैमेज से और हीट से। तो इसका काम मेनली प्रोटेक्शन करना होता है बैक्टीरियल सेल का। अब इसके बाद आता है सेल वॉल हमारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होगी। पॉजिटिव में जो सेल वॉल होगी वो मोटी होगी, थिक होगी, और निगेटिव में जो होगी वो थिन होगी। और पॉजिटिव में जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड और टिकोइक एसिड की। और जो ग्राम निगेटिव में सेल वॉल होगी वो होगी लिपिड की बनी, और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और लाइपोपॉलीसेकेराइड की। और इसका काम होता है सिर्फ बैक्टीरियल सेल को शेप देना और इसको ऑस्मोटिक प्रेशर से फैलने से बचाना, फटने से बचाना। अब इसके बाद आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्लैजेला, पाइली, कैप्सूल और सेल वॉल। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और इसमें जो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 60 से 70% प्रोटीन होती है इसमें, और ये 7.5 नैनोमीटर थिक होती है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो मतलब बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसका काम होता है कि ये सेमी परमेबल होती है, मीन्स कुछ सब्सटेंसेस को वो सेल के अंदर आने देती है और कुछ को जाने देती है, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सेल को इन्फेक्ट होने से बचाती है, हानिकारक जितने भी होंगे प्रोडक्ट्स उनको अंदर आने से रोकेगी, और जितने भी हानिकारक हैं उसके अंदर टॉक्सिक बन रहे हैं उसको बाहर निकालेगी। और सेल मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स को, जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं सेल के अंदर उसको वो ट्रांसपोर्ट करती है सेल के बाहर। अब इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। जितना भी इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर जो होता है फिल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको हम वाटर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो 60 से 70% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल का। जितना भी वेट होगा इसका सेल का, उसका 60 से 70% इसके अंदर वाटर होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होंगे जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे।
इसके 3 एरिया होंगे। साइटोप्लाज्मिक एरिया जिसके अंदर राइबोसोम्स पाएंगे जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, और दूसरा होगा क्रोमैटिन एरिया जहाँ पर ये न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए इसी में जो फ्लो कर रहा है न्यूक्लिक एसिड। और थर्ड जो एरिया है वो है फ्लूइड पोर्शन, यानी जितना भी इसमें फ्लूइड फुल है, इसमें हमारे साल्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, मेटाबोलॉइड्स होंगे, एक्सेट्रा ये आते हैं। फिर आता है इंक्लूजन्स। तो इंक्लूजन्स जो होता है, इंक्लूजन्स ग्रैनुलर सब्सटेंस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये एनर्जी को का एक अल्टरनेट सोर्स होता है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसको एब्जॉर्ब करती है सेल। अब इसके बाद आते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कुछ इंक्लूजन्स फोल्ड होते हैं उसको हम मीजोसोम कहते हैं। तो उन फोल्ड्स या ट्यूबुल्स या वेसिकल्स को हम मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं। अब ये मीजोसोम्स हमारे सेंटर में भी पाए जा सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के डीएनए के पास सेल के अंदर, और ये पेरीफेरी पे यानी कि मेम्ब्रेन के पास भी पाए जा सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड के पास भी। तो इनका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन और सेप्टा फॉर्मेशन में हेल्प करना, यानी नई सेल्स को बनाना। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। किसी भी सेल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। उसी के थ्रू वो सेल के काम को रेगुलेट करेगी, क्या एक्टिविटी सेल को करनी है और कैसे उसको रेप्लिकेशन करना है, कैसे नई सेल्स को बनाना है। तो वहाँ से वो सारी उसको डिटेल्स मिलती हैं, जो कहते हैं जैसे सीपीयू होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड ऑपरेट करता है किसी भी सेल की मशीनरी को। अब न्यूक्लिक एसिड के पास जो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी पाया जाता है, कुछ पार्ट उसका जो होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। प्लाज्मिड को हम कभी कभी सेल जीनोम भी बोलते हैं। अब लास्ट पार्ट जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का, वो है एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर जो होते हैं वो सारी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें एंडोस्पोर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन सेल को मिलती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ, मतलब उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं है, हीट ज़्यादा हो गई, तो वो अपने अंदर कुछ हाई रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। तो वो एंडोस्पोर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, उनको हम जल्दी किल नहीं कर सकते हैं, और जब से ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो तुरंत ही वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।